नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दोहरी गोलीकांड के पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई हैं। तो शनिवार को उन्होंने न्यायिक मदद के लिए अधिवक्ताओं की टीम तो गांव में भेजी ही, फोन पर उन्होंने पीड़ित परिवार के सदस्यों से बात भी की और इस दौरान फोन पर प्रियंका ने दलित परिवार को ढांढस बनाया और कहा कि इस संकट की घड़ी में पार्टी उनके साथ है और उनको न्याय हर हाल में दिलाया जाएगा। प्रियंका गांधी की पहल पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने गंगापार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुरेश यादव से फोन पर बात कर गोहरीकांड के पीड़ितों के बारे में जानकारी ली। दोपहर करीब 12 बजे प्रियंका ने खुद पीड़ित परिवार के लोगों से फोन पर बात की और परिजनों ने प्रियंका को बताया कि परिवार दहशत में है। इस सामूहिक हत्याकांड में जान गंवाने वाले फूलचंद्र पासी के भाई एसएसबी के जवान किशन और उनकी पत्नी राधा देवी, बहन पूजा, रेखा सहित अन्य सदस्यों से बारी बारी से उन्होंने प्रियंका को स्थिति की जानकारी दी और परिवार के सदस्यों का इस दौरान कहना था कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कराई जाए। तो पीड़ितों से बात करने की कुछ देर बाद ही प्रियंका ने वैदिक यानी कि वकीलों से संबंधित सहायता के लिए अधिवक्ताओं की टीम को घटनास्थल पर भेजा है। साथ ही साथ वहां अधिवक्ताओं ने परिजनों के बयान लिए हैं और जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष मनोज पासी ने प्रियंका गांधी से सीधे संवाद कर गोहरी के पीड़ितों को न्याय और मदद करने की जो है वो गुहार लगाई थी, जिसको पार्टी हाईकमान ने गंभीरता से लिया और लीगल टीम को फौरन ही मौके पर भेजा। इस दौरान सुरेश यादव, हसीब अहमद, मनोज पासी, शुभम शुक्ला समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं एआईएमआईएम के महानगर अध्यक्ष वकील रशीद ने हाल ही में हिंदू धर्म अपनाने वाले वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को जूता मारने वाले को 11 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। उनके इस विवादित बयान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया है। तो एआईएमआईएम यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के महानगर अध्यक्ष वकील रशीद का कहना है कि वसीम रिजवी किसी साजिश के तहत हिंदू मुस्लिम फसाद कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी पाकिस्तानी एजेंट हो सकते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वसीम रिजवी के खिलाफ कई स्थानों पर विभिन्न आपराधिक मामलों में रिपोर्ट दर्ज है। मुकदमों से बचने के लिए ही वसीम रिजवी हिंदुत्ववादी ताकतों के इशारों पर विवादित बयान देते रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लोगों को महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से भटकाकर वसीम रिजवी चुनाव को सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच बनाने की कोशिश में तुले हुए हैं। तो वसीम रिजवी के धर्म परिवर्तन के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो शख्स इस्लाम का नहीं हुआ वो हिंदू धर्म का क्या होगा। उन्होंने शिया वक्फ बोर्ड से उनकी सदस्यता खत्म करने की भी मांग की है। तो इसी के साथ एमआईएम के महानगर अध्यक्ष का यह वीडियो भी वायरल हो रहा है। उनका विवादित वीडियो जारी होने से राजनीतिक क्षेत्र में खलबली मच गई है। अगली खबर का रुख करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का शनिवार को फतेहपुर आगमन हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीएम की कुर्सी पर कोई राम या हनुमान भक्त ही बैठेगा। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को राम और अखिलेश यादव को हनुमान भक्त की संज्ञा दी। हिंदू रक्षा निधि समर्पण कार्यक्रम के तहत शनिवार को खुशवक्त रायनगर स्थित हिंदू नेता गोरे दुबे के आवास पर तोगड़िया ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण योगी ने कराकर राम भक्त होने का प्रमाण प्रस्तुत किया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिता मुलायम सिंह कुश्ती कला में माहिर हैं और इस पेशे से जुड़ा व्यक्ति हनुमान भक्त होता है। बार बार राजनीतिक सवाल पूछने से मना करने के बावजूद उन्होंने विधानसभा चुनाव का मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के मध्य होने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की जनसंख्या दिन प्रतिदिन घट रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि प्रत्येक हिंदू औसतन 2 से कम बच्चे पैदा करता है, जबकि प्रत्येक मुस्लिम का 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने का औसत है। यही आंकड़ा रहा तो आने वाले 50 साल में हिंदुओं की संख्या घटकर सिर्फ 48 करोड़ रह जाएगी, जबकि वर्तमान में यह संख्या 140 करोड़ है। आने वाले समय में यह आंकड़ा मुस्लिम आबादी का होगा। उन्होंने तय मानक से अधिक बच्चे पैदा करने वालों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने का कानून बनाने की मांग की। इसके साथ ही प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का कानून बनाने की भी जरूरत है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने संबंधों की भी याद ताजा की। उन्होंने पूरी वार्ता के दौरान किसी पार्टी विशेष का नाम लेने से परहेज किया।
उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में कल शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। इस पर पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार को कैंचीजीबी करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया, जिसका 3/4 कार्य पहले की सपा सरकार के कार्यकाल में ही पूरा हो गया था। अखिलेश यादव ने बलरामपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किए जाने के बाद एक ट्वीट में कहा कि दुनिया में मूलतः 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ वो जो सच में काम करते हैं और कुछ वो जो दूसरों का काम अपने नाम करते हैं। सपा की काम करने वाली सरकार और आज की कैंचीजीबी सरकार में ये फर्क साफ है। इसलिए 2022 के चुनाव में बीजेपी पूरी तरह से साफ होने वाली है। इससे पहले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से कुछ ही घंटे पहले अखिलेश ने एक दूसरे ट्वीट में कहा था कि सपा के समय 3/4 बन चुकी सरयू राष्ट्रीय परियोजना के बाकी बचे काम को पूर्ण करने में उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने 5 साल लगा दिए। 2022 में फिर से सपा का नया युग आएगा, विकास की नहरों से प्रदेश लहलाएगा। तो गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तर प्रदेश के बलरामपुर दौरे पर वो पहुंचे थे, जहां उन्होंने सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया और इस दौरान पीएम मोदी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। तो निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है। उन्होंने कहा कि जब मैं आज दिल्ली से चला तो सुबह से इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा और कहेगा कि मोदी जी, इस योजना का फीता तो हमने काट दिया था, ये योजना तो हमने शुरू की थी। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में सत्ता वापसी की पुरजोर कोशिशों में जुटी भारतीय जनता पार्टी आज ब्रज क्षेत्र में अपना चुनावी बिगुल फूंकने जा रही है। एटा में आज बीजेपी का बूथ सम्मेलन कार्यक्रम है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। इस सम्मेलन में ब्रज प्रांत के करीब 12 जिलों के कार्यकर्ताओं को जीत का वो मंत्र देंगे और जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज एटा के रामलीला मैदान पहुंचेंगे, जहां ब्रज क्षेत्र के बीजेपी संगठन के 19 जिलों के करीब 25,000 बूथ अध्यक्षों और पार्टी कार्यकर्ताओं, विभिन्न मोर्चों के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, ब्रज क्षेत्र के सांसदों, विधायकों, इन सबको वो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए संवाद करेंगे। और पार्टी का दावा है कि इस सम्मेलन में करीब 30,000 से भी ज्यादा लोग शामिल होंगे। आगामी चुनाव के मद्देनजर ये एक अहम कार्यक्रम माना जा रहा है। वहीं इसको लेकर एटा के सांसद राजवीर सिंह ने बताया है कि ब्रज क्षेत्र का बूथ सम्मेलन हमारे यहां हो रहा है, जिसमें ब्रज क्षेत्र की 65 विधानसभा सीटों के करीब 30,000 बूथ अध्यक्ष के अलावा पार्टी के कार्यकर्ता, बीजेपी के विभिन्न मोर्चों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हिस्सा लेने वाले हैं। तो अगले साल 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सभी बड़े दल छोटे दलों के साथ गठबंधन करने में लगे हुए हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अब तक अकेले ही चुनाव लड़ने के अपने बयान पर टिकी हुई है। हालांकि बीएसपी के विधायक जो हैं वो लगातार पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। साल 2017 में बसपा के 19 विधायक जीते थे, लेकिन उनके विधायकों के लगातार दूसरी पार्टियों में जाने से अब उनके पास केवल 4 विधायक ही बचे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनावी गठबंधन को लेकर मायावती ने कहा है कि बीएसपी 2007 की तरह बहुमत से सत्ता में आएगी, क्योंकि उनका गठबंधन प्रदेश की जनता के साथ हो चुका है। वे किसी अन्य पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगी, भले ही राजनीति को संभावनाओं का खेल कहा जाता हो, लेकिन मायावती के इस बयान के साथ ही तय हो गया है कि अन्य बड़े दलों की तरह बीएसपी किसी अन्य पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी और अकेले ही मैदान में उतरेगी। वहीं बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया ने कहा है कि फिलहाल उनकी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अन्य किसी दल के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाने की अब तक सहमति नहीं बनी है। वहीं कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि चर्चा हो रही है, लेकिन यह गठबंधन होगा या नहीं, इसको लेकर अभी तक कोई निर्णायक फैसला नहीं हुआ है। दूसरी ओर कांग्रेस ने बसपा से गठबंधन के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन बसपा इस बार किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करना चाहती, खासतौर पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ। उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो बसपा ने साल 1996 में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। फिलहाल बीएसपी कांग्रेस के साथ 2022 के चुनाव में गठबंधन में नहीं आना चाहती। इससे यह जाहिर है कि कांग्रेस के साथ बीएसपी का गठबंधन का अनुभव कहीं ना कहीं पार्टी के लिए ठीक नहीं रहा। तो अगली खबर का रुख करते हैं। 19 दिसंबर से बीजेपी जन विश्वास यात्रा की शुरुआत करेगी और उत्तर प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों में
ये यात्रा निकाली जाएगी। तो 19 दिसंबर को अवध क्षेत्र की यात्रा की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबेडकर नगर से करेंगे। 19 को ही कानपुर क्षेत्र की यात्रा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिठूर से करेंगे और 20 दिसंबर को काशी क्षेत्र की यात्रा की शुरुआत होगी। तो हर वोटर और समाज के हर तबके तक पहुंचने के लिए दिसंबर के तीसरे हफ्ते से यूपी में बीजेपी रथ यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। अभी तक की तैयारी के मुताबिक 6 अलग अलग रूट पर रथ यात्राएं निकाली जाएंगी जो यूपी के हर विधानसभा क्षेत्र को कवर करेंगी। रथ यात्राओं के 6 रूट को फाइनल कर लिया गया है। अलग अलग स्थानों पर इन रथ यात्राओं में केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्री भी शामिल होंगे। इस यात्रा में केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता को बताया जाएगा और अभी तक की तैयारी के मुताबिक यह रथ यात्रा 15 दिन तक चलेगी। इन सभी 6 रथ यात्राओं का समापन लखनऊ में कराने की तैयारी चल रही है, जहां एक बड़ी रैली आयोजित होगी। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले 2016 नवंबर में अखिलेश सरकार के खिलाफ बीजेपी ने 4 परिवर्तन यात्राएं निकाली थी, जिसकी शुरुआत गृहमंत्री और तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सहारनपुर से की थी। इस बार बीजेपी फिर से रथ यात्राओं के जरिए फिर एक बार जीत को दोहराना चाहती है। तो यूपी में चुनावी पारा चरम पर पहुंच गया है। एक दूसरे पर तीखे जुबानी वार किए जा रहे हैं। कल पीएम मोदी ने गोरखपुर के जनसभा के दौरान समाजवादी पार्टी को खतरे की घंटी बता डाला था और पीएम मोदी ने कहा था कि लाल टोपी वालों को सिर्फ सत्ता और लाल बत्ती से मतलब है। साथ ही कहा कि ये लोग यूपी के लिए रेड अलर्ट हैं। अखिलेश ने भी इस पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लाल का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी यूपी में पूरी दमखम झोंके हुए हैं। उन्होंने महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र पेश कर डाला। यूपी फतेह करने को सभी सियासी पार्टियों ने पूरा दमखम झोंक रखा है। ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं और जनता को रिझाने के लिए जोरदार बयानबाजी भी की जा रही है। अब यूपी की राजनीति में रंग को लेकर एक नई बहस छिड़ गई। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी दौरे पर सीएम सिटी गोरखपुर पहुंचे थे। गोरखपुर में एम्स और खाद कारखाने का उद्घाटन करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 34 मिनट का भाषण दिया। 34 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने 25 मिनट विकास और किसानों की बात की, पर इस 34 मिनट के भाषण में खास थे वो 5 मिनट जिनमें मोदी ने ये बता दिया कि उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बड़ी चुनौती कौन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा पर करारा हमला करते हुए लाल टोपी वालों को उत्तर प्रदेश के लिए खतरे की घंटी बता डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को गोरखपुर पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने गोरखपुर में एम्स खाद कारखाने का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने सपा पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि लाल टोपी पहनने वालों को सरकार बनानी है, इन्हें यूपी में घोटाले के लिए सरकार चाहिए। लाल टोपी वालों को सिर्फ सत्ता और लाल बत्ती से मतलब है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि ये लोग यूपी के लिए रेड अलर्ट है। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। अलर्ट है। गौरतलब है कि लाल टोपी समाजवादी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की पहचान है।
इसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पलटवार कर दिया। अखिलेश ने ट्वीट भी किया कि भाजपा के लिए रेड अलर्ट है, महंगाई का, बेरोजगारी, बेकारी का, किसान मजदूर की बदहाली का, हाथरस लखीमपुर महिला और युवा उत्पीड़न का, बर्बाद शिक्षा, व्यापार और स्वास्थ्य का और लाल टोपी का, क्योंकि वो ही इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर करेगी। उन्होंने इसी ट्वीट में कहा कि लाल का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी चुनाव 2022 के लिए महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बताया कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही 10 लाख रुपयों तक मुफ्त इलाज की भी सुविधा मिलेगी। घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकारी पदों में लगभग 9% भागीदारी है, जिसमें हम 40% करेंगे। महिला द्वारा संचालित छोटे व्यापारों में टैक्स से छूट भी मिलेगी। मनरेगा में महिला को प्राथमिकता मिलेगी। दुकानों का संचालन भी महिला द्वारा ही किया जाएगा। तो वहीं 10+2 में लड़कियों को स्मार्टफोन दिया जाएगा। राज्य भर में संध्या विद्यालय भी होंगे, जिससे गांव में भी लड़कियां पढ़ाई कर सके। प्रियंका गांधी ने महिला घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा, मेरी आशा है कि ये पहला महिला घोषणा पत्र नहीं होगा। इससे दूसरे राजनीतिक दलों पर भी दबाव होगा कि महिलाओं की भागीदारी को सीरियसली लिया जाए। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। तो उत्तर प्रदेश के सियासी समर में तमाम राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हैं। इसी कड़ी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी आज कानपुर में रैली करेंगे। इस सम्मेलन पर ओवैसी 5 दलों के नए मोर्चे का ऐलान भी कर सकते हैं। दिसंबर महीने में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ओवैसी की रैली प्रस्तावित है। एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली के मुताबिक उनकी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही उनके गठबंधन के दूसरे दल 303 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो यूपी में अपना वोट बैंक मजबूत करने में जुटे असदुद्दीन ओवैसी आज इस पूरे महीने कानपुर के समेत इस पूरे महीने कई रैलियां करेंगे। और एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी 18 दिसंबर को मेरठ, 19 दिसंबर को बिजनौर के नगीना, 25 दिसंबर को फिरोजाबाद और 1 जनवरी को सहारनपुर में रैली करेंगे। वहीं इससे पहले ओवैसी प्रयागराज, सुल्तानपुर, उतरौला, रुदौली, बाराबंकी, जौनपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुरादाबाद और संभल में भी सम्मेलन में लोगों को संबोधित कर चुके हैं। ओवैसी के उत्तर प्रदेश में एंट्री के बाद भी सपा मुसलमान वोटों को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। सपा का कहना है कि हर राजनीतिक दल चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में सिर्फ अखिलेश यादव का ही जादू चलेगा। सपा एक साथ कई मोर्चों पर काम कर रही है। एक तरफ जहां वो अपना आधार वोट बैंक मुसलमानों और यादवों को अपने पाले में बनाए रखने का प्रयास कर रही है, उसी के साथ दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी से टक्कर लेने के लिए भी जमीनी स्तर पर लगातार काम कर रही है।